तो बेटे कल लास्ट टाइम हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ना यहां तक किया था J इक्वल टू सिग्मा ई। ये 2 मार्क क्वेश्चन आया था इस बार पेपर में, प्रूफ इसका। ठीक है, तो अपनी कॉपी में लिख लो ओम्स लॉ का प्रूफ। 2 मार्क या 3 मार्क में आ सकता है पेपर में, V इक्वल टू वाई आर। और इस इक्वेशन को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। लिख लो ये कौन है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। मैक्रोस्कोपिक V इक्वल टू वाई आर, जिसमें V और R और I यू कैन मेजर। ना आप J मेजर कर सकते हो, ना सिग्मा, ना इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। इट रिलेट विद द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लोअर सब एटॉमिक पार्टिकल है उनके साथ रिलेट करती है। वोल्टेज नोट करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस नोट करने के लिए आपके पास क्या होता है, वोल्टमीटर। करंट के लिए एमीटर होता है। बट J इक्वल टू सिग्मा ही माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, ये हम यूज नहीं करते। तो यहां तक लास्ट हो गया हुआ था। नेक्स्ट लाइन डालो कॉपी पे, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ कहां पे अप्लाई नहीं होता, तो उसमें पहला टॉपिक कौन सा है, सुपर कंडक्टिविटी। बेटे कुछ कंडक्टर्स होते हैं जो टेम्परेचर डिक्रीज करने के बाद उनकी रेजिस्टेंस सडनली जीरो हो जाती है। ठीक है, अब याद रखना है, तो वो कौन से कंडक्टर बन जाएंगे, सुपर। हर कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है, बट सुपर कंडक्टर रेजिस्टेंस सडनली क्या होती है, जीरो। देखो इधर ये ग्राफ नजर आ रहा है, किसमें, ये आर कौन है यहाँ पे, ये कौन है टी। ये -196 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये बड़ा कम टेम्परेचर है, ये बड़ा ज्यादा है। -196 डिग्री मतलब 0 डिग्री जब बर्फ जम जाती है ना, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर होता है, उससे भी 196 डिग्री नीचे। उस टेम्परेचर पे आके सडनली देखो क्या हुआ, रेजिस्टेंस कितनी हो गई उससे पीछे, 0 हो गई कि है कुछ, तब कौन सा बिहेवियर शो होगा। और सुपर कंडक्टर अगर रेजिस्टेंस 0 हो गई है, नो एनर्जी लॉस, आपने एक बार सेटअप ऑन कर दिया, कभी वो सेटअप बंद ही नहीं होना, ये मीनिंग होता है सुपर कंडक्टर का। बट सुपर कंडक्टिविटी अचीव कब होती है, बड़े लो टेम्परेचर पे। और इस टेम्परेचर बिलो कौन सा बिहेवियर है, सुपर कंडक्टर। इस टेम्परेचर अभी आगे चले जाऊं तो टेम्परेचर देखो रेजिस्टेंस बढ़ रही है, तो कौन सा बिहेवियर है, प्योर कंडक्टर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कंडक्टर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टर रेजिस्टेंस क्या होती है, सेमी कंडक्टर की क्या होती थी, डिक्रीज होती थी। और सुपर कंडक्टर की देखो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर के साथ, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद क्या हो गई, 0। इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या करें इसको, ठीक है। तो ये कोई बहुत पुराना टॉपिक नहीं है, 1911 में फर्स्ट टाइम लैब में अचीव हुआ था, बट टेम्परेचर बड़ा कम था। ठीक है, और आज तक हम वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे सुपर कंडक्टिविटी को हायर टेम्परेचर पे अचीव करें, बट अभी तक हो नहीं पाया। ठीक है, क्या ये ग्राफ रेजिस्टेंस कांस्टेंट है थ्रू आउट, नहीं है ना, तो फिर ओम्स लॉ वेरीफाई होगा। तो सुपर कंडक्टर डोंट फॉलो ओम्स लॉ, तो आपको पता होना चाहिए। तो कल को पेपर में आ जाए हाउ रेजिस्टेंस वेरी विद टेम्परेचर फॉर सुपर कंडक्टर, तो आपने ये बनाना है। अगर नॉर्मल कंडक्टर आ जाए तो ऐसे, सेमी कंडक्टर आए तो हमने लास्ट टाइम क्लास में किया था, सेमी कंडक्टर ग्राफ कैसा होता है, नीचे होता है। ठीक है, लिमिटेशन आ गई। अच्छा, अब पहले है वो लिख ले लो, सुपर कंडक्टर हेडिंग डाल ली हुई है। ठीक है, अब दूसरा कौन है, लिखो सेमी कंडक्टर। क्या लिखा हुआ है, सेमी कंडक्टर जंक्शन डायोड। ठीक है, डायोड बड़े तरह के होते हैं, सबसे कॉमन डायोड जो है वो कौन है, एलईडी। ये जो ट्यूबलाइट्स हैं, ये सारी क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी है। ये कौन है, इनका किसके बने हुए हैं, सेमी कंडक्टर जंक्शन डायोड। इनका बेनिफिट पता क्या है, क्यों यूज करते हैं आजकल हम इन्हें, हम नॉर्मल ट्यूबलाइट क्यों यूज नहीं कर रहे, ये एलईडी वाले स्ट्रिप क्यों यूज कर रहे हैं, एनर्जी लॉस कम है, पहला पॉइंट। उसका रीजन देखो ये है, देखो वोल्टेज आप थोड़ी सी इंक्रीज कर रहे हो इनिशियली, करंट क्या हो गया, हमने सप्लाई क्या की इसको चलाने के लिए वोल्टेज, और आउटपुट में क्या मिलना है, क्या वोल्टेज और आउटपुट करंट स्ट्रेट लाइन वेरिएशन है कि सडन राइज है। इसका वोल्टेज थोड़ी सी इंक्रीज करनी है, करंट क्या मिलना है, बहुत ज्यादा कि बहुत कम। तो इसका मीनिंग लो वोल्टेज पे भी, कम एनर्जी पे भी ये हायर आउटपुट देते हैं। ठीक है, इसलिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मल ट्यूबलाइट अगर जो पुरानी वाली ट्यूबलाइट कहीं देखने को मिले जिसमें चौक कॉइल लगी होती है, 80 वाट कंज्यूम करती है पावर वो, और ये ट्यूबलाइट पता कितने वाट की है, 12 या 15 वाट की होगी, बस इससे ज्यादा नहीं होगी। मतलब वो 80 वाट में नियरली इसके जैसी कितनी चल जानी है, 5। ठीक है, तो एनर्जी एफिशिएंट हो गए। अब ये वाले डिवाइसेस ओम्स लॉ फॉलो,
अच्छा, तो दो ग्राफ हैं, ये ग्राफ है पॉजिटिव वोल्टेज, ये क्या है? पॉजिटिव वोल्टेज का मीनिंग होता है कि आपके पास ना डायोड के ना दो टर्म होते हैं, एक टर्म होता है पी, एक होता है एन। याद रखना कितने टर्म होते हैं? पी एंड एन। ये हमारे +2 फिजिक्स का लास्ट चैप्टर में टॉपिक आएगा पूरा, तब हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपने याद रखना है जंक्शन डायोड के पास क्या होगा, एक पी टर्मिनल होता है, क्या होता है? एन। अगर आपने पी को पॉजिटिव, एन को नेगेटिव कनेक्ट किया और वोल्टेज बढ़ाई तो ये ग्राफ बनेगा, आउटपुट बहुत अच्छी मिलेगी। बट अगर आपने टर्मिनल रिवर्स कर दिए, पी पे लगा दिया नेगेटिव, एन पे लगा दिया पॉजिटिव, तो इनिशियली करंट मिल रहा है, पहले तो करंट ही नहीं मिल रहा। आप वोल्टेज इंक्रीज कर जा रहे हो, एक सडन पॉइंट आया, ये क्या होगी? ब्रेकडाउन। क्या बोल रहे हैं इसको? जैसे डाइलेक्ट्रिक की ब्रेकडाउन हो गई थी, डाइलेक्ट्रिक बियॉन्ड यूजेज आ गया था, ऐसे ही डायोड की जब ब्रेकडाउन हो जाएगा यूज नहीं होना। ठीक है, क्या दोनों साइड पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है भाई? तो क्या ओम्स लॉ फॉलो करेगा ये? तो पेपर में अगर आ गया कि सेमीकंडक्टर बनाना है या सेमीकंडक्टर ग्राफ प्लॉट करो, ये ओमिक क्यों नहीं है, तो आपको ये करके दिखाना है। ठीक है, ये एम में क्या लिखा हुआ है? एम ए का मीनिंग क्या होता है? एम ए, मिली एम्पियर। डायोड बड़ा कम करंट कंज्यूम करता है, इसलिए मिली एम्पियर आया। ठीक है, इनपुट बड़ी कम है इसकी। और एक ये भी है, ठीक है, ये वाला ग्राफ, ये ऑटोमेटिक स्विच है। किसका ग्राफ है ये? लिख लो, ऑटोमेटिक स्विच, नेगेटिव रेजिस्टेंस, ऐसा ग्राफ भी आता होता है। पेपर में ऐसा ग्राफ आ गया, इसमें बताओ ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये एक वीआई ग्राफ है वो बोला, उसमें हमने बताना है कि ओम्स लॉ कब वेरीफाई हो रहा है, ए टू बी टू डी के डी टू सी। ए टू बी ओम्स लॉ वेरीफाई हो रहा है, उस केस में स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ऐसे है ना, स्लोप क्या है? बट डी टू सी में क्या होगी स्लोप? तो पेपर में क्वेश्चन आता होता है जब पॉजिटिव रेजिस्टेंस होती है और जब नेगेटिव रेजिस्टेंस होती है। जो ऑटोमेटिक स्विच होते हैं ना, घर में इन्वर्टर लगा ना हमारे, लाइट जाएगी, इन्वर्टर अपने आप क्या होता है, और लाइट आती है तो ठीक है, वो ना एग्जॉस्ट ऑफ कर दो। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, हम मैन्युअली जाके तो नहीं करते, क्यों नहीं करते? ये रीजन होता है। जो डिवाइसेस का स्लोप ऐसे आएगा नेगेटिव, वो क्या शो करते हैं? नेगेटिव रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अपनी कॉपी पे ये ड्रॉ कर लो, ये ग्राफ कौन सा है? अब इसमें भी नेगेटिव रेजिस्टेंस मिल जाएगा आपको, ये वाला ओम्स लॉ, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है बट ये ऐसे स्लांट है, ये चीज, ये भी कौन सा वेक्टर शो करेगा? ठीक है, तो ये वाला डिवाइस नेगेटिव रेजिस्टेंस शो कर रहा है डी टू सी में। इस डिवाइस का नाम होता है गैलियम आर्सेनाइड। क्या कहना है इसको? गैलियम। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये, हमारे इन्वर्टर में यही चीज लगी हुई है। ठीक है, लाइट जब तक आती रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलेगी, वो ऑफ है, जैसे सप्लाई बंद हुई उसने क्या है ना ऑन। स्कूल के एंट्रेंस में वो ऑटोमेटिक डोर क्लोजर लगा हुआ है ना, अपने आप खुल जाता है, बंद हो जाता है, उसमें भी यही लगा हुआ है। ठीक है, जहां पे भी कोई चीज ऑटोमेटिक कट ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, हमारे घर में आरओ लगा हुआ है, आरओ जब पूरा भर जाता है अपने बंद हो जाता है ना, उसमें भी क्या लगा हुआ है? ये डिवाइस। ठीक है, सेंसर में यही तो होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस। सेंसर वर्क किस कैटेगरी पे करता है? नेगेटिव रेजिस्टेंस पे, जहां पे ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होना होता है। बाकी ये सारे स्विचेस क्या है? मैनुअल है ना। ठीक है, चलो ये देखो आ गया, वो आपका जीबीडी था, है सेमीकंडक्टर बट जरूरत नहीं है, ये वाला बनाओ। जो प्रीवियस वाला था वो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है बट इतना रिक्वायर्ड नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ग्राफ दे देते होते हैं ऐसा, और ग्राफ में कहते हैं बताओ, याद देखो ये ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ के नहीं, इसके बाद एक कर्व हो गया, बट बढ़ रहा है बट कर्व है, इट इज नॉन ओमिक, है ना। और ये क्या हो गया? नेगेटिव, यहां पे ऑटोमेटिक स्विचिंग होगी। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको। तो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ अपनी कॉपी पे लिख लो, एमसीक्यू, असर्शन रीजन, ग्राफिकल क्वेश्चन लिख लो। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में टॉपिक लिख लो, कौन से क्वेश्चन पेपर में आते हैं? ग्राफिकल क्वेश्चन आएगा, वो कह देंगे जी सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन डायोड का वीआई ग्राफ बनाओ, सुपर कंडक्टर में ड्रॉ करके दो, और नेगेटिव रेजिस्टेंस में ड्रॉ करके दो। ठीक है, ये सिलेबस का पार्ट नहीं, अब कलर कोड ये प्रैक्टिकल में है, नहीं प्रैक्टिकल फिजिक्स में करेंगे, अभी नहीं।
न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे, ये मेन। अच्छा, क्लास 10th में किया था आपने ये। रेजिस्टर जो हम यूज करते हैं ना वो कार्बन का बना होता है, ठीक है। जो प्रैक्टिकल करेंगे ना उससे आपको दिखाएंगे, कार्बन रेजिस्टर दिखाएंगे, फिर कार्बन रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस नोट करनी होती है, फिर उसको देख के उसमें कलर्स लगे होते हैं, हमने कलर को नोट करना है, कॉपी पे लिखना है, रेजिस्टेंस नोट कर लेनी है, ये हम करेंगे आगे। अब क्या टॉपिक है कि रेजिस्टर को कैसे कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में। बताओ सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो करंट सेम रहता है कि डिफरेंट होता है? करंट क्या रहता है, बट तीनों की रेजिस्टेंस अलग अलग है, ये तीनों ओमिक हैं। अगर ओमिक है तो इनके क्या होता है, वोल्टेज नोट करनी है V1, रेजिस्टेंस कितनी है R1, करंट कितना है I, तो V1 कितना आएगा I1R, IR1 आ जाएगा। कौन सा लॉ यूज किया, क्योंकि ओमिक है, अगर ओमिक ना होते तो ये लॉ यूज नहीं होना था, ठीक है। सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? तो पहले एडिंग डाल लो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी, बस थ्योरी नहीं लिखनी, ठीक है। सर्किट डायग्राम, अच्छा ये इतने पार्ट के वोल्टेज कितनी है V1, ये कितनी है V2, ये कितनी है, तीनों को प्लस करेंगे किसके ऊपर आएगा, टोटल वोल्टेज। तीनों में करंट सेम है कि डिफरेंट है? सेम है, सेम तो चल रही है। सर डायग्राम ड्रॉ करनी है, डायग्राम ड्रॉ करो, ये लिखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V1 IR1, V2 IR2, V3 IR3। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज ऐड करके मिलेगी, ये IRS लिखा हुआ, RS क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सॉल्व करेंगे याद रहेगा। सो इफ यू वांट टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस विद द सर्किट, सर्किट में अगर रेजिस्टेंस बढ़ानी है तो क्या करें, सीरीज में कनेक्ट करें कि पैरेलल में कनेक्ट करें, सीरीज में। अगर रेजिस्टेंस कम करनी है अगले में प्रूव करेंगे, बड़ा कम चांस है कि पेपर में प्रूव करना आए, नहीं आता होता प्रूव करना, फॉर्मूले आते हैं, न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर, क्वेश्चन ये प्रूफ वाला नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। कर लिया नोट। सीरीज में पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड ऐसे चलते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट। पैरेलल में क्या होना है बताओ, इन तीनों में क्या सेम है, तीनों के ये एंड यहां कनेक्टेड है, दूसरे एंड वहां कनेक्टेड है, तीनों के वोल्टेज V क्या है इक्वल, बट तीनों की रेजिस्टेंस अलग अलग है, जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी करंट उसमें सबसे ज्यादा होगा, कम होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। याद रखना है V इक्वल टू IR है ना, अगर V कांस्टेंट हो गया तो I एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो, और इसमें रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल रेसिप्रोकल ऐड, सो 1/RP जो भी आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2, ठीक है। तो सिर्फ हेडिंग डालनी है, डायग्राम ड्रॉ करनी है, कर ली डायग्राम ड्रॉ, मार्क कर लो, और इसके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट उनको सर्कल कर लेना। टोटल करंट क्या आएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। और ये लिख लो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, टोटल वोल्टेज क्या होगा I1 R1। अच्छा ये तीनों इक्वल है ना, तो I1 I2 R3 की वैल्यू यहां आ जाएगी, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ गया। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी जब पैरेलल में कनेक्ट किया, ठीक है। ये आपने याद रखना है, पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, सीरीज में क्या होती है, ऐड होती है। अब आप बताओ अगर ये सारे इक्वल होते, तीनों तीनों इक्वल होते, R R R 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R कितना आएगा, 3/R, और रेसिप्रोकल करेंगे रेजिस्टेंस 1/3 हो जाएगी। अगर तीन रेजिस्टर आइडेंटिकल पैरेलल में लगाए तो नेट रेजिस्टेंस क्या होती है R/, और अगर वही तीन रेजिस्टेंस सीरीज में लगाओ तो क्या होगी 3R। अपनी कॉपी पे लिख लो n आइडेंटिकल रेजिस्टर, नोट में लिखना ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में ना आइडेंटिकल रेजिस्टर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, n आइडेंटिकल रेजिस्टर इन सीरीज। अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टर सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी NR, इन सीरीज,
नेट रेजिस्टेंस कितनी आएगी, एन इंटू आर। और अगले लाइन में लिख लो एन आइडेंटिकल रेजिस्टर इन पैरेलल, एन आइडेंटिकल रेजिस्टर इन पैरेलल। अगर एन आइडेंटिकल रेजिस्टर पैरेलल में होंगे तो आर बाय एन लिखो, नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी, आर बाय एन। बेटे क्लियर लिखो पहले, आर बाय एन और एन आर का मीनिंग क्या हुआ, वेरी गुड। बेटे के क्वेश्चन हमने सारे बाद में करने हैं, ये अभी नहीं करेंगे कोई, पहले हम टॉपिक कंप्लीट कर लें। ये क्लास 10 वाला टॉपिक है, हेडिंग डालो इलेक्ट्रिकल पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बताओगे, वर्क अपॉन, सिंपल सी बात करते हैं, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसके इक्वल होता है बताओ, याद है किसी को, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज क्यू को एक पॉइंट से दूसरे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आना है, V, ठीक है। सो वर्क डन क्या हो गया, QV हो गया। तो पहला फॉर्मूला पावर का क्या बना, QV/T, याद रखना है। पेपर में हो सकता है कि आपको बोलने का पोटेंशियल डिफरेंस इतना था, उसमें चार्ज इतना मूव किया, 3 सेकंड लगे या 3 घंटे लगे, पावर कंज्यूम, ऐसे करना। चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम करंट, एक और फॉर्मूला आ गया। फिर V इक्वल टू IR होता है, देखो कितने सारे फॉर्मूले बन गए। पेपर में एमसीक्यू में 4 फॉर्मूले आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्मूला फॉर पावर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मूला फॉर द पावर। हो रहा 3 गलत हो, 1 ठीक हो, 3 ठीक हो, 1 गलत हो, तो आपको सारे फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, ठीक है, हो गया क्लियर। और अगर एनर्जी निकालनी हो तो सभी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, ये पावर है ना, एनर्जी कैसे निकलती है, पावर इनटू टाइम्स, वो भी लिख लो। एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम, तो क्या बनेगा, VIT V²/R इंटू टी, I²R3, कितने सारे फॉर्मूले बन गए। ये क्लास 10th में किया हुआ है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये सारे फॉर्मूले हमारे सिलेबस में है, हमें सब करना है, ठीक है। कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी आ सकता है। अब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें मेजर होती है, पता है आपको, ये 10th में किया था ना। हम जो बिल पे करते हैं ना बिजली का, वो हम इलेक्ट्रिकल पावर का नहीं पे करते, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन, और कितना उसका यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर। पेपर में होता है कि 1 MCQ आता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल हैं, 3.6 10 पावर, ये पता होना चाहिए आपको, 10th में किया हुआ है। अगर हमें 300 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट फ्री मिल रहे हैं, ठीक है, इसका मीनिंग वी कैन कंज्यूम अप टू 300 किलोवाट आवर फॉर फ्री। और अगर हमने 300 से एक भी ज्यादा कंज्यूम कर लिया तो पूरे 301 का बिल पे करना पड़ता, ठीक है। दीज आर द टर्म्स फॉर द गवर्नमेंट। आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सारा कर लिया, तो ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। अब है नया इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेडिंग डालो, ये टॉपिक लिखो, अब मैं इसको बोर्ड पे सारा करवाऊंगा, फिर हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस पेपर में भी क्वेश्चन आना है, अगले पेपर में भी आना है, हर पेपर में मिलना, बोर्ड तक मिलना इसके ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन 3 नंबर का है, इस बार 3 नंबर क्वेश्चन आया हो इसके ऊपर, ठीक है। बट बच गए थे बच्चे कि चॉइस में बड़ा इजी क्वेश्चन डाल दिया, और वो इजी क्वेश्चन ऐसा था कि वो लास्ट 5-6 साल से आया ही नहीं हुआ था, आया ही नहीं था, कि बच्चे छोड़ चुके थे कि ये तो आना ही नहीं है, और वो आ गए थे पेपर में, ठीक है। बड़ा तुम्हारा भी कटेगा अगर तुम नहीं पढ़ोगे, इसे पढ़ना शुरू कर दो। ओह, माय कॉन्डोलेंसेस आर विद यू। चलो बेटे देखो, हूं अगर ये चीज समझ लोगे ना बोर्ड पे, बोर्ड कैमरा क्लियर है पूरा, बोर्ड पे देख, पूरा एंड तक आ रहा है, कर बोलो पूरा, थोड़ा टिल्ट कर, ठीक है। चलो हूं बेटे देखो, सुनना ध्यान नाल, जो चीज करवाने लगा ना, बोर्ड से भी 3 नंबर का क्वेश्चन आना है, ए वाले पेपर से भी आना है, ठीक है। पेपर सारा PYQ में सेट होना, और जो बुक रेकमेंड की हुई आपको, ठीक है। दिनेश में लेने की बुक बोली थी ना मैंने, वो आपने लेनी है। और जो पेपर PYQ मैंने क्वेश्चन भेजे हुए हैं, मैंने एक PDF भेजी थी आपको पोटेंशियल की, करंट इलेक्ट्रिसिटी की भी आज भेज दूंगा, ठीक है। टॉपिक देखो क्या है बेटे, देखो एक सेल है, ये
ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का सोर्स कौन होता है? केमिकल एनर्जी। सेल के अंदर केमिकल भरे होते हैं, इवन हमारे घर के इन्वर्टर के अंदर भी 6 सेल लगे हैं, उनमें एसिड भरा हुआ है। 2-3 महीने के बाद एसिड का कंटेंट कम होता है, पानी डाल देते हैं, पानी डालते हैं एसिड, फिर से क्या होता है? हम केमिकल रिएक्शन को रिवर्स कर रहे होते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने ये पढ़ना। सेल के अंदर केमिकल स्टोर्ड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मींस हाई पोटेंशियल पे है, ये क्या है? नेगेटिव, मतलब ये है लो पोटेंशियल पे। ठीक है। अगर मैं इसको किसी डिवाइस एक्स से कनेक्ट करता हूं तो क्या होगा? अगर इसको डिवाइस एक्स से कनेक्ट करें, मान लो पखा लगा दिया, फोन चार्जिंग पे लगा दिया, या ये पावर बैंक है मान लो, फोन चार्जिंग में लगाएंगे तो फोन चार्ज होना शुरू हो जाता है, इसका भी करंट का फ्लो आता है ना। पहली बात, करंट फ्लो करता है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू, बट इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक मूव करते हैं? मींस यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो यहां से जाएगा बेटे इलेक्ट्रॉन को कौन लेके गया? केडी फोर्स इलेक्ट्रॉन ने मूव कर दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सी फोर्स मूव करती है? और वो कहां से कहां तक लेके आती है? लो पोटेंशियल से हाई। इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है ना, लो टू हाई, बट पॉजिटिव चार्ज कहां जाता है? हाई टू। बट हाँ, पाथ होना चाहिए। अगर ये स्विच ऑफ होता है ये वाला यहां पे, तो फ्लो करते नहीं। अब इलेक्ट्रॉन यहां पॉजिटिव टर्मिनल पे ज्यादा स्टेबल है अट्रैक्शन में, कि नेगेटिव टर्मिनल पे ज्यादा स्टेबल था रिपल्शन में? नेगेटिव पे ऑलरेडी बड़े सारे इलेक्ट्रॉन थे, दे आर रिपेलिंग ईच अदर और अट्रैक्टिंग ईच अदर, तो वहां पे ज्यादा स्टेबल है कि एट पॉजिटिव टर्मिनल ज्यादा स्टेबल है पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन वापस आना चाहेगा यहाँ पे, तो फिर जब देखते देखते सारे इलेक्ट्रॉन यहां से पाइल अप होकर कहां पहुंच जाएंगे? यहां पहुंच जाएंगे, सर्किट रुक जाएगा। तो फिर तो सेल जैसे स्विच ऑन किया था, विद इन सेकेंड सेल ने वीक हो जाना, करंट उसके बाद नहीं मिलना। बट ऐसा होता है, ये वॉच में भी अगर सेल डाले 4 महीने सेल निकल जाता है, ऐसे होता है ना, इंस्टेंटली ड्रेन तो नहीं होती इसकी एनर्जी। इसका मीनिंग यहां पे अंदर में एक नेगेटिव चार्ज अगर यहां पे है, उसके ऊपर क्या हो रहा है? एक फोर्स कौन सी लग रही है? कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रिक। ये कहां लेके जा रही है नेगेटिव को? पॉजिटिव की तरफ। बट अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आके रुकेंगे तो सर्किट से चलना बंद हो जाएगा, फिर क्या करना पड़ेगा? अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन टू द पॉजिटिव प्लेट, अगेंस्ट एक फोर्स आएगी, नहीं वो क्या करेगी? इस इलेक्ट्रॉन को उठा के कहां भेज देगी? नेगेटिव पे। ठीक है, समझ लगी? पहले एक नई फोर्स जनरेट करेंगे अब हम, जो क्या करे? इलेक्ट्रॉन को उठा के कहां भेज दे? कितने भेजे? नेगेटिव। वो फोर्स का नाम की होता है? ठीक है नन्नू, केमिकल फोर्स। बेटे वीडियो आ रही प्रॉपर बोर्ड? ठीक है। फोर्स का नाम की क्या है? केमिकल। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा भी आपने? चलो सिंपल से, ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा था +1 में, पढ़ा ना उसमें केमिकल इक्वेशन। सिंपल से बात बताओ, रिएक्टेंट बड़े ज्यादा है तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फास्ट है कि स्लो है? वाटर कूलर टॉप तक भरा हुआ है, पानी का फ्लो नीचे ज्यादा आएगा कि कम आएगा? पानी का फ्लो कम होता है, ऊपर पानी का लेवल कम होता है, तो पानी की स्पीड क्या होनी है? कम हो जानी है ना, प्रेशर एनर्जी कम हो रही। ऐसे बताओ, मेरे पास नया सेल मार्केट से लेके आए, केमिकल फोर्स बहुत स्ट्रांग होगी कि बहुत वीक होगी? जब तक आपकी केमिकल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा होगी ना, तब तक इलेक्ट्रॉन वापस यहां जाएंगे, फिर घूम के आएंगे, फिर सर्कल चलता रहेगा, चलता रहेगा, ऐसे ही होगा। बट जब आपकी केमिकल फोर्स इलेक्ट्रिक से कम हो गई, सेल क्या हो जाना? वीक हो जाना। क्यों ना? सेल ने समय लगी पहला। तो सेल के अंदर की केडी फोर्सेस हैं दो, इलेक्ट्रिक एंड दूसरी कौन सी है? इलेक्ट्रिकल तो आनी आनी पॉजिटिव नेगेटिव में, केमिकल खुद जनरेट करते हैं। केमिकल फोर्स का सोर्स कौन होता है? रिएक्टेंट। अगर रिएक्शन शुरू हो गया, रिएक्टेंट कंज्यूम हो जा रहे हैं, रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होती जा रही है, तो केमिकल फोर्स क्या होती जाएगी? वीक होती जाएगी। जब तक केमिकल फोर्स इलेक्ट्रिक से क्या होगी, तब तक आपको करंट मिलेगा। सर्किट में इलेक्ट्रॉन यहां नहीं रुकेंगे, वापस उनको यहां भेजा जाएगा, फिर चलेंगे, ऐसे चलते जाएगा। बट जब रिएक्टेंट की लिमिट घट गई तो केमिकल फोर्स इलेक्ट्रिक तो घट गई, क्या इलेक्ट्रॉन वापस जाएगा नेगेटिव प्लेट पे? वो पॉजिटिव है, सेल रुक जाएगा, क्या बोलेंगे? सेल क्या हो गया? वीक हो गया। हमारे फोन जब फुली चार्ज होता है, 100% बैटरी होती है, इसका मीनिंग हमारे फोन के अंदर मैक्सिमम केमिकल फोर्स है इस टाइम पे। हम यूज करना शुरू कर दिया, बैटरी 98, 97, 90 तक आना शुरू होती है, कम होती है। इसका मीनिंग क्या होता है? केमिकल फोर्स डिक्रीज हो रही है। वो जो परसेंटेज है वो किसकी है? केमिकल फोर्स। और जब केमिकल फोर्स 0% पे आती है
तब आपके फोन की ब्राइटनेस सब मोड बंद हो जाते हैं, कम हो जाती है ब्राइटनेस, और विद इन 2-3 सेकंड फोन क्या आता है, स्विच ऑफ। जब फोन स्विच ऑफ हो गया उसका मीनिंग केमिकल फोर्स इज लेस देन इलेक्ट्रिकल। समझ लगी पहले? तो केमिकल फोर्स को इंक्रीज करने के वेज क्या है, या तो नया सेल डाल लो या उसको क्या कर दो, रिचार्ज करो। रिचार्ज का मीनिंग केमिकल रिएक्शन को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। हमारे घर के बैटरी या इन्वर्टर उसमें कितने सेल है देखे हमने, 6 सेल होंगे, 6 कपट बने ना। देखो बैटरी इन्वर्टर है ना जरा लेड एक्यूमुलेटर, उसके ऊपर 6 डब्बे होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं। 2 या 3 महीने बाद ओना एसिड घट जाता है, फिर एसिड को बढ़ाते कैसे, नया एसिड डालते हैं मार्केट से, पानी डालते। होता क्या है, उस इन्वर्टर में हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्ट होता है वाटर में प्लस एनर्जी। हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड कम होता जा रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हमने उसके अमाउंट को क्या करना है, या तो नया एसिड डालें या पानी ज्यादा डाल दें। अगर पानी ज्यादा डाल देंगे तो लीच सेटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन क्या हो जाना, रिवर्स हो जाना। ऐसा ही होता है ना। फिर 2 महीने बाद पानी डालते हैं, फिर क्या होता है, रिएक्शन फिर से रिवर्स होता है। कई बार हम खुद डालते हैं, नहीं तो कई बार जैसे बैटरी परचेज की वो बंदे भेज देते हैं 2 महीने बाद, ठीक है, ऐसे होता है ना। तो ये सारी चीजें होती है सेल के अंदर। अब हम सेल के अंदर कोई टर्म पढ़नी है, सबसे पहले लिखो, एक होता है ईएमएफ। क्या बोलना है, ईएमएफ। मेरे सेल के नीचे लिखा होता है 1.5 वोल्ट लिखा होता है। वो 1.5 वोल्ट पता क्या है, सेल की ईएमएफ है। ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन बाय केमिकल फोर्स पर यूनिट चार्ज मूव्ड। ये किसने वर्क करना है, केमिकल फोर्स में। और वोल्टेज वो तो आपको पता है, मतलब वोल्टेज किसके इक्वल थी, वर्क डन बाय होम, इलेक्ट्रिकल फोर्स। सेल के अंदर कितनी फोर्सेज हैं, 2 फोर्स है ना। इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क, इलेक्ट्रिकल फोर्स का काम है कि नेगेटिव को उठा के पॉजिटिव पे लेके आना, उसने ये वर्क करना है। और केमिकल का काम है कि नेगेटिव को यहां से उठा के वापस इधर लेके आना। ये सेल अभी ऑन नहीं किया, ऐसे पकड़ा हुआ हाथ में, कोई एनर्जी ड्रेन नहीं हो रही इसमें से, तो इसके एंड के क्रॉस कोई चार्ज मूव नहीं कर रहा। नेट वर्क डन कितना है, बट इसके अंदर केमिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों है। तब पता क्या होना है, दोनों का ये जो वर्क डन होना है, और दोनों के केस में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज मॉड, ये क्वांटिटी दोनों की क्या होनी है, सेम। तो ये इसका मीनिंग ईएमएफ और वोल्टेज। तो ये होती है ई, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम इसका फोर्स है, बड़े फोर्स नहीं है, पेपर में होता है क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो फोर्स देख के न्यूटन नहीं लिखना। क्या यूनिट होगा बताओ इसका, ईएमएफ का। ये वर्क डन अपॉन चार्ज है, वर्क डन अपॉन चार्ज कौन था, वोल्ट था ना, जूल पर कूलम वोल्ट है, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट ही होता है। सेल के पीछे जो 1.5 वोल्ट लिखा होता है ना, वो उसका वोल्टेज है कि ईएमएफ है, वो उसकी ईएमएफ है। ईएमएफ का मीनिंग होता है मैक्सिमम कितना काम लिया जा सकता है सेल से, हाउ मच एनर्जी मैक्सिमम यू कैन डराइव फ्रॉम द सेल, दैट इज ईएमएफ, ठीक है। और इसको हम वोल्टेज जनरली बोलते हैं, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। इसका असली नाम क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलना है इसको, अपनी कॉपी पे लिख लो। ई क्या है यहाँ पे, ईएमएफ है, और वी क्या है यहाँ पे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा क्लियर होगी जी कि सेल के अंदर 2 फोर्सेस काम कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। सेल अगर ओपन है, ओपन सर्किट लिखो, इन ओपन सर्किट ई इक्वल टू वी, इन ओपन सर्किट ई इक्वल टू वी। अब आप बताएं, ये वायर मेटल की बनी हुई है, सेल के अंदर केमिकल है। केमिकल हमारे पास हो सकता है कि नॉन मेटेलिक भी हो, कार्बन भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है, मेटल भी हो सकती है। नॉर्मल सेल के अंदर तोड़ोगे ना उसको, अंदर एक पेस्ट मिलती है मैग्नीशियम क्लोराइड की, उसमें मैग्नीशियम मेटल है, क्लोराइड क्या है, नॉन मेटल। जिंक की रॉड है, मेटल है। मीन ये जो मटेरियल के अंदर होता है वो मेटेलिक नॉन मेटेलिक मिक्सचर है, और वायर क्या है, मेटेलिक। बताओ रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी, मेटेलिक कंपोनेंट्स की कि नॉन मेटेलिक मेटेलिक मिक्सचर की। इसका मीनिंग लिख लो, ड्यू टू केमिकल्स एवरी सेल हैज सम इंटरनल रेजिस्टेंस। ड्यू टू केमिकल्स एवरी सेल हैव, हर सेल के पास इंटरनल रेजिस्टर होती है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम शुरू होने वाला, ध्यान से देखना। अगर ये चीज करनी आ गई तो सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे इसके। लिखो पहले, ये क्या लिखा मैंने,
क्या मतलब डिस्चार्जिंग? फोन चार्ज कर लिया हुआ है, अडेप्टर उतार दिया उसका, अब यूज कर रहे हैं, नाउ वी आर डिस्चार्जिंग द बैटरी। अगर बैटरी डिस्चार्ज करेंगे तो क्या होगा? ये सेल है, सेल की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, इसको मैंने ऐसे शो कर दिया। ये पूरा क्या है? सेल है। हर सेल के पास अपनी ईएमएफ होती है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, लग गया पता? शो किया वो मैंने। इसको किसी डिवाइस से कनेक्ट किया, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? ठीक है, मैंने इस सेल के एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नोट करना है। क्या नोट करना है? चेक करना है क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस ई के इक्वल आ रहा है, क्या ये ई से लेस है, क्या ई से ग्रेटर है। ठीक है, क्या नोट करना, लग गया पता? सबसे पहले सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? ऐसे ही आएगा, बताओ ये ठीक है? क्यों? करंट ऐसे ही आएगा। ये एंड को बोल दो ए एंड, ये एंड को बोल देते हैं बी और इसको बोलते हैं सी। ठीक है, हमने क्या निकालना है? वी। वी क्या है? वी ए माइनस वी बी। ठीक है भाई, लग गया? तो क्या निकालना है? वी ए माइनस। बेटे पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर होती है? स्केलर। इट कैन बी एडेड। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कर सकते हैं ऐसे? कर सकते हैं कि नहीं? ए और सी एंड, ए और सी एंड में कौन लगा हुआ है? सेल। ठीक है, इसके ए और सी में कोई रेजिस्टेंस है कोई रेजिस्टेंस? राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में अगर वोल्टेज है तो राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? वोल्टेज होना चाहिए। क्या ईएमएफ वोल्टेज होती है कि नहीं होती? मैक्सिमम वाली होती है। ए एंड हाई पे लगा है कि सी एंड हाई पे लगा है? ए में से सी को माइनस करेंगे तो हाई में से लो को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? कितना पॉजिटिव आएगा? ये ठीक हो गया। सी और बी में रेजिस्टर कितनी है? स्मॉल आर। करंट कितना है? करंट कितना है? करंट आई है। रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? रेजिस्टेंस कितना है? आर है। करंट कितना है? आई है ना? तो बताओ इस सी और बी में क्या निकालनी है? वोल्टेज निकालनी। क्या निकालनी सी और बी में? तो क्या फॉर्मूला होता है वोल्टेज का? आई इंटू आर होता है, या कोई वोल्टेज ईएमएफ हो या वी हो। क्या सी और बी में कोई सेल लगा हुआ है? सी और बी में क्या लगा हुआ है? रेजिस्टर है और करंट है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज वी इक्वल टू क्या होती है? आई इंटू। अब आप बताओ करंट जो है वो सी से बी जा रहा है कि बी से सी आ रहा है? बी से सी आ रहा है, बट यहां पे क्या है? करंट अगर बी से सी आ रहा है तो हाई पोटेंशियल कौन है? बी है कि सी है? तो मैंने इसके अंदर ना माइनस साइन कॉमन निकाला, ऐसे लिख दो, लिख सकते हैं ऐसे। अब बताओ वीबी माइनस वीसी क्या होगा? बी से सी, बी हाई पे है, सी लो पे है, और करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है? बी टू सी आ रहा है। वोल्टेज कितनी होगी बताओ इस पार्ट में? करंट आई है, रेजिस्टेंस आ रहा है। करंट आई है, रेजिस्टेंस आ रहा है, तो वोल्टेज कितनी होगी? आई आर। कितनी आएगी ये? ई माइनस। तो बताओ V ग्रेटर है कि E ग्रेटर है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग? V बड़ा कि E? V बड़ा कि E? देखो E में से IR माइनस कर रहे हैं तो E बड़ा है, V क्या हो गया? मीन सेल के अंदर वोल्टेज लिखी हुई कितनी? 1.5 वोल्ट। वो कौन है? उसकी EMF। सेल को अंदर से बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं हम, उसकी एनर्जी ले रहे हैं, सेल लगा दिया हमने वॉच में। क्या उसके एंड के जो वोल्टेज होगी वो EMF की इक्वल होगी कि लेस होगी? डिस्चार्जिंग इसमें क्या होती है? लेस होनी शुरू होगी। पहले 1.5 है, एक दिन के बाद होगी 1.48, 3 दिन के बाद 1.47, करते करते 2 महीने बाद रहेगी 0.2, और 1-2 दिन के बाद 0 हो गई। जैसे ही वोल्टेज 0 हुई तो करंट फ्लो करेगा, सेल क्या हो जाएगा? ईएमएफ अभी भी कितनी लिखी हुई है? 1.5, बट सेल चल नहीं रहा। क्या मीनिंग है कि उसके एंड के क्रॉस ईएमएफ 0 है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 है? तो अपनी कॉपी पे लिख लो, while discharging terminal potential difference, terminal
पोटेंशियल डिफरेंस across while discharging, terminal potential difference across the cell terminal decreases. terminal potential difference cell के क्रॉस क्या करता है, डिक्रीज करता है. वेरी इंपॉर्टेंट, कर ले नोट. ठीक है, बाकी इसके आगे हमने इंटरनल रेजिस्टेंस और चार्जिंग वाला केस करना है, वो हम फिफ्थ लेक्चर में करेंगे. बंद कर.